सेमेस्टर केमिस्ट्री, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजक रसायन का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उप सहसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्थायित्व क्या होता है, कैसे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्थायी रह सकते हैं। ठीक है, उसके प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे, बहुत ही आसानी से इसे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम लोग इसे आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका उप सहसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो कह रहा है आपका कि उप सहसंयोजन यौगिक धातु आयन तथा लिगेंडों के मध्य, क्या बात कही गई, देखो पढ़ो, कह रहा उप सहसंयोजन यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप कह सकते हो संकुल धातु आयन तथा लिगेंडो। आपको पता है संकुल धातु आयन तथा लिगेंडो से मिलकर बना होता है। कह रहा उपसंयोजन यौगिक धातु आयन तथा लिगेंडो के मध्य लुईस अम्ल क्षारक अभिक्रिया, लेविस एसिड बेस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कैसे बनते हैं आपके संकुल यौगिक, कह रहा है धातु आयन तथा लिगेंडो के मध्य लुईस अम्ल क्षारक अभिक्रिया। ठीक है, लुईस की अम्ल क्षारक अभिक्रिया मतलब लेविस एसिड बेस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको बताई गई। अब आगे देखो, कह रहा है संकुल निर्माण में धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। क्या बात कही गई, संकुल निर्माण में धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। लुईस अम्ल लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता व इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही में जितना प्रबल आकर्षण होगा वह संकुल ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से उतना ही अधिक स्थायी होगा। ये बात आपको बताई गई। तो देखो अब आपको समझाते क्या कहा गया। आपसे पहले कहा गया, देखो क्या आपसे पहले कहा गया कि उप सहसंयोजन यौगिक धातु आयन तथा लिगेंडों के मध्य लुईस अम्ल क्षारक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कैसे बनते हैं वो नीचे बताया गया कि संकुल निर्माण में धातु आयन, देखो आपको पता है संकुल निर्माण में मान लो कोई भी संकुल है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर K4FeCN6 को ले लेते हैं। ये एक आपको पता है उप सहसंयोजन यौगिक है। इसमें यह भी पता है ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम है और ये लिगेंड है। ठीक है, इतना पता है ना। अब कह रहा है केंद्रीय धातु आयन क्या करता है, देखो संकुल निर्माण में केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इसमें जो लिगेंड होते हैं, लिगेंडों के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। देखो कैसे है, जैसे Cn- है, तो यहाँ पे जो माइनस लगा, माइनस का मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब क्या है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है मतलब यही तो है इलेक्ट्रॉन का युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो ये इसके पास है। ये क्या करेगा, इस Fe को देगा, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ये जो सेंटर एटम है इसको ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा और फिर क्या होगा, जब इसको देगा तो ये क्या होगा, देने वाला बना, और ये क्या हुआ, ग्रहण करने वाला बना। तो इसे कहेंगे दाता और इसे कहेंगे ग्राही। तो वही बात कही गई कि देखो लुईस अम्ल लिगेंड, देखो कह रहा है कि संकुल निर्माण में धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। आपने देखा ना, ग्रहण किया इसने केंद्रीय धातु आयन ने। और लुईस अम्ल लिगेंड, जो लिगेंड है उसे कहा गया लुईस अम्ल लिगेंड, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता व इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही में जितना प्रबल आकर्षण होगा वह संकुल उष्मागतिकी रूप से उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब ये जो लिगेंड है और सेंटर एटम, इसके मध्य जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ज्यादा ये लोग स्थायी संकुल को बनाएंगे। ठीक है, तो वही बात कही गई। पहले कहा गया आपसे कि जो आपका केंद्रीय धातु आयन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है और लुईस अम्ल लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जो मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, कौन दे रहा है, लिगेंड, अर्थात लिगेंड और जो केंद्रीय धातु आयन उसके मध्य जितना आकर्षण होगा उतना ही ज्यादा संकुल स्थायी होगा। देखो यही कहा गया ना। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता अर्थात लिगेंड, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अर्थात केंद्रीय धातु आयन, जितना प्रबल उनके मध्य आकर्षण होगा वह संकुल उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखो आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे आपको धातु तथा लिगेंड के मध्य अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझना है। देखो यहाँ पे लिखा है M, ऊपर लिखा है A+, यहाँ पे लिखा है NLX-, ऊपर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे MLN यहाँ पे बेस में और ऊपर B+। तो देखो ये आपका लिखा क्या है, देखो M क्या है, आपका केंद्रीय धातु आयन है, और इसके ऊपर ये जो A+ लिखा है ये इसकी जो इसके ऊपर आवेश है वो लिखा हुआ है। ठीक है, A+ क्या है, इस पर जो आवेश है, 3+, 2+, कुछ भी हो, ठीक है, एक जगह 2+ लिख दो, 3+ लिख दो, तो वो आवेश है। ठीक है, और ये जो N है, N क्या है, यहाँ पे लिगेंडो की संख्या, लिगेंड के साथ लगाए ना तो N क्या होगी, यहाँ पे लिगेंडो की संख्या, L क्या है, लिगेंड है, और X क्या है, जो लिगेंड पर आवेश है, X क्या है, जो लिगेंड पर आवेश है, देख सकते हो। L क्या है, लिगेंड है, तो एक्स क्या हो जाएगा, जो लिगेंड पर आवेश होगा। ठीक है,
एक्स क्या हो जाएगा, जो लिगेंड पर आवेश होगा। और आगे देखो, आगे आपको यहाँ पे फिर जब कोष्टक पे जब आपका संकुल बनेगा तो उसमें ये केंद्रीय धातु आयन है, ये लिगेंड है, और ये जो एन है यहाँ लिगेंडों की संख्या है, ऊपर बी प्लस मतलब इस संकुल का आवेश। जैसे मान लो, यही मान लो एग्जाम्पल से FeCN का होल 6, ठीक है। ये तो ये लिगेंड की संख्या 6 हो गई यहाँ पे, ठीक है। वही चीज n दिखाई गई यहाँ पे, तो जितने लिगेंड हो उतने लिख देना आपको। और ये केंद्रीय धातु है और इस पर जितना आवेश वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये बात है। तो धातु तथा लिगेंड के मध्य आपको अपक्रिया दर्शाई गई, ठीक है। ये समझ में आ गई ना कैसे आपकी। देखो यहाँ पे आपको नीचे लिखा भी है कि जहां A प्लस एक्स माइनस एवं बी प्लस क्रमशः धातु धातु लिगेंड लिगेंड तथा संकुल पर आवेश है। मतलब ये जो A प्लस है भैया, X माइनस है, और B प्लस, ये क्रमशः धातु लिगेंड तथा संकुल पर आवेश है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। कह रहा आवेश संतुलन के लिए ये आवश्यक है। देखो आपसे कहा गया आवेश संतुलन के लिए आपका ये आवश्यक है कि A प्लस जो है, A प्लस क्या था, संकुल का आवेश, ठीक है, प्लस NX माइनस, ठीक है। X माइनस क्या था आपका, एक्स माइनस क्या था, लिगेंड का आवेश, और वो किसके इक्वल हो, बी प्लस के, ठीक है। तो आवेश संतुलन के लिए आपका कि आवेश संतुलित रहे उसके लिए ये आपका आवेश है, आवश्यक है, ठीक है। आप देखो अभिक्रिया हेतु साम्य स्थिरांक व्यंजक देखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया हेतु साम्य स्थिरांक का व्यंजक देखो, ये आपका होता है, देखो के क्या है, साम्य स्थिरांक है, तो के का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, ये देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे संकुल, संकुल आपका क्या था, देखो इसी अभिक्रिया पे, इस अपक्रिया के लिए बनाया गया ये स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। MLN B प्लस MLN B प्लस और अपॉन में ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। वही साम्य स्थिरांक जैसे निकाला जाता है वैसे ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे MLN B प्लस ऊपर आ गया और नीचे M की पावर N प्लस था, मतलब धातु आयन, और ये लिगेंड वाला LX माइनस, और ये जो उसकी पावर में N था, मतलब N यहाँ पे लगा था ना ऐसे, LX माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपका N जो ये लगा है, ये आपका इसकी पावर पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे साम्य वाले में करते हो, ठीक है, जब हम लोग साम्य स्थिरांक का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो देख सकते हो साम्य स्थिरांक को स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं। मतलब ये जो साम्य स्थिरांक है आपका, इसे हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो आगे कहा गया, इसका मान जितना अधिक होगा संकुल आयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब अगर आप यहाँ से के का मान निकालो तो के का मान जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा संकुल स्थायी होगा, उतना ही ज्यादा आपका संकुल क्या होगा, स्थायी होगा, ये बात होती है। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ अपक्रियाओं पे के मान दिखाए गए, जैसे Cu2 प्लस प्लस 4NH3 आपका ये बन रहा है एक संकुल, तो इसमें के का मान 4.5 इंटू 10⁴, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख सकते हो, इसमें आपका 2.0 इंटू 10⁻27, इसमें देख सकते हो ये आपका है, इसमें ये, इस पे ये, तो मतलब जिस पे ज्यादा होगा के का मान, मतलब जो आपका स्थायित्व स्थिरांक है वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, जिसमें जितना ज्यादा के का मान होगा वो संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। ये बात होती है। तो देख सकते हो इस पे आपको एग्जाम्पल से भी दिखा दिया, ठीक है। इन अपक्रियाओं को आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी साम्य स्थिरांक वाली, की साम्य स्थिरांक को स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं, और इसका मान जितना ज्यादा आता है वो क्या होता है, संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। अब इसको देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ते संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो तो देखो आपसे यहाँ पे कहा गया धातु आयन की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ मेटल आयन, ठीक है। तो धातु आयन की प्रकृति इसका पहला आपका प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखो अगर धातु आयन का आकार और आकार स्थायित्व जो हो वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयनिक त्रिज्या की। मतलब कि यहाँ से आपका कहने का अर्थ ये है कि केंद्रीय धातु आयन की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, देखो उल्टा है यहाँ पे, आपको 1/, में आयनिक त्रिज्या लिखा हुआ है, तो 1/, में जब नीचे लिखा हो तो वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आकार स्थायित्व जो होगा वो आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आयनिक त्रिज्या का मान ज्यादा है तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, और आयनिक त्रिज्या का मान अगर कम है तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा। ये इसका उल्टा मतलब होता है, ठीक है, कि मतलब आयनिक त्रिज्या ज्यादा है तो स्थायित्व कम होगा, और अगर स्थायित्व, और अगर आपका आयनिक त्रिज्या कम है तब स्थायित्व ज्यादा होगा। अब दूसरा है आपका आवेश। आवेश पर कैसे निर्भर करती है, आवेश स्थायित्व के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा संकुल स्थायी होगा। जितना ज्यादा आवेश होगा धातु आयन का, देखो कहा गया धातु आयन की प्रकृति, तो धातु आयन का जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा संकुल स्थायी होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आवेश किसका होगा, धातु आयन का, केंद्रीय धातु परमाणु का
आवेश जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो स्थायी होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला नंबर कह रहा है कि आयनन विभव। आयनन विभव पर देखो, आयनन विभव कह रहा है आयनन विभव स्थायित्व के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आयनन विभव होगा धातु का उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, स्थायी होगा। धातु आयन भी इसके समानुपाती है, आवेश भी इसके समानुपाती, लेकिन आयनिक त्रिज्या क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब आयनिक त्रिज्या उल्टा सिस्टम होगा। अगर आयनिक त्रिज्या कम तो स्थायित्व ज्यादा, और आयनिक त्रिज्या ज्यादा तो स्थायित्व कम। लेकिन इनमें क्या है, आवेश ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा, और अगर आयनन विभव ज्यादा तो स्थायित्व ज्यादा। ये बात है। ठीक है, तो देख सकते हो पहला था आपका धातु आयन की प्रकृति। अब दूसरा नंबर आप कह रहा है लिगेंड का छोटा आकार और आवेश व क्षारकता अधिक होने पर संकुल स्थायी बनता है, बहुदंती लिगेंडों द्वारा बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। कह रहा है लिगेंड का छोटा आकार, लिगेंड का छोटा आकार मतलब लिगेंड का आकार छोटा हो और आवेश व क्षारकता अधिक हो तो संकुल स्थायी हो जाता है, ज्यादा स्थायी बनता है। ठीक है, अगर लिगेंड का आकार छोटा है और आवेश व क्षारकता अधिक है तो संकुल स्थायी होता है। बहुदंती लिगेंडों द्वारा बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। बहुदंती लिगेंडों द्वारा बने संकुल अधिक स्थायी होते हैं। जैसे बहुदंती लिगेंड आपको पता है कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर एथिलीन डायमीन हो गया। ठीक है, एथिलीन डायमीन वाला आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो आपको अगर एक दंती, द्विदंती और बहुदंती लिगेंड के बारे में नहीं पता तो आप चैनल पे वीडियो पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात की कि लिगेंड का छोटा आकार और आवेश क्षारकता अधिक होने पर संकुल स्थायी बनता है। बहुदंती लिगेंड से बने अगर संकुल है तो इस पे आपका संकुल ज्यादा स्थायी होगा। अब अगला देखो, कह रहा कम परावैद्युतांक व द्विध्रुव आघूर्ण वाले विलायकों में धातु व लिगेंड की अपक्रिया कराने पर संकुलों के स्थायित्व में वृद्धि होती है। मतलब कम परावैद्युतांक हो और द्विध्रुव आघूर्ण वाले विलायकों में आप क्या करो, धातु व लिगेंड की अपक्रिया कराओ तो संकुलों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपके तीन इसके प्रभावित करने वाले कारक है। इसकी स्टेबिलिटी को तीन प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, तो देख सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। देख सकते हो भाई, ये था आपका उपसंयोजन यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो देख सकते हो आपका कैसे होता है, इस ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि मतलब जितना ज्यादा, पहले तो बताया गया जितना ज्यादा आपका केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, उतना ही ज्यादा संकुल स्थायी होगा। ये बात आपको बता दी गई। ठीक है, उसके बाद बताया गया साम्य स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्थायी होगा। फिर आपको उसको प्रभावित करने वाले कारक बताए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।